तो दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स इंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो देखिए सफिक्स एंस से निर्मित शब्द होगा एक्सेप्टेंस। ठीक है, ACCEPTNC, इसका मतलब होता है स्वीकारोक्ति। ठीक है, क्या होता है? स्वीकारोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही इज सिटिंग डॉट डॉट अ ट्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि एन अल्फ़ाबेट कंटेन्स हाउ मेनी लेटर्स। तो 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए एन अल्फ़ाबेट कंटेन्स 26 लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज या और इंडोर गेम्स। तो 4 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ द एबव आर इंडोर गेम्स। ठीक है, लूडो, कैरम, चेस। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पैसेज है, कहता है कि इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इट्स ब्लैंक। देखिए 80 merchants of London came together in the year 1600 dot 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 the East India Company। तो यहाँ पे देखिए 5 में यदि देखें तो 5 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 1600 ईस्वी में 80 व्यापारी भारत में जो है वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनिटिव फॉर्म यानी 2+ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इनफॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म दी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है कि दी वांटेड टू दी, ठीक है, दे वांटेड टू इंटर डॉट डॉट बिजनेस विद इंडियन ट्रेडर्स इन द फील्ड्स ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पे देखिए 6 में हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी वर हो जाएगा। ठीक है, तो दे के साथ यहाँ पे प्लुरल वर्ब वर का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको दे वांटेड टू इंटर। ठीक है, दे वांटेड टू इंटर, ठीक है, वर। उसके बाद यदि यहाँ पे देखें तो 6 में हो जाएगा वर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4। तो नंबर 4 में देखिए, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 की यदि बात करें तो यहाँ पे दे वर हो जाएगा। ठीक है, दे वर इंस्पायर्ड बाय दी। ठीक है, उसके बाद 4 में देखिए कहता है कि हु वर डॉट 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 अ ट्रेड इन स्पाइसेस एंड। तो यहाँ पे यदि आप 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 में जो है नंबर 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7। तो 7 में यहाँ पे आपको हो जाएगा केयरिंग। ठीक है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, केयरिंग ऑन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे केयरिंग ऑन हो जाएगा 7 में। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा हु वर केयरिंग ऑन अ फ्लरिशिंग ट्रेड इन स्पाइसेस एंड अर्निंग। ठीक है, अर्निंग ह्यूज डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए 5 में जो है, यहाँ पे 8 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रॉफिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापार में लाभ कमाने के अर्थ में यहाँ पे प्रॉफिट शब्द का यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो कहता है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो 9 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वह रोने लगा। वह रोने लगा वाक्य में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास, ठीक है, तुम्हारा विश्वास में नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ठीक है, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या, तो 10 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, 3 हो जाएगा। तो तुम्हारा विश्वास में नहीं करूँगा मैं, ठीक है, तो कौन करेगा? इस वाक्य में जो पदों की सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। एक तो तुम्हारा, ठीक है, क्या है? तो तुम्हारा, में, ठीक है, और कौन। नेक्स्ट फिर है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 11 का होगा आपको सी ऑप्शन, यानी अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो था सर्वनाम, देखिए हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितना है? 11। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 है, ठीक है। कितना है? तो हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 है, ठीक है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, वाक्य में तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम तथा कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे जो है 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? प्रश्नार्थक निपात सी ऑप्शन। तो देखिए क्या जो प्रश्नार्थक निपात है, ठीक है, क्या, क्यों आदि जैसे प्रश्नबोधक शब्द प्रश्नार्थक निपात का उदाहरण है। 13 नंबर है कि संकेत तो वाचक अव्यय का वाक्य ए ऑप्शन। तो देखिए वह गिलास आधा भरा है, ठीक है, यह गिलास आधा भरा है, यह वाक्य संकेत, ठीक है, वाचक वाक्य का उदाहरण है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे उस क्रिया को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यह गिलास आधा भरा है। नेक्स्ट है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जिस व्यंजन के बाद हलंत का चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ और समाप्त हो जाता है। 15 है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य। 15 का होगा ए, यानी यह पुस्तक मेरी है और वह जो है और वह तुम्हारी। तो यहाँ पे 15 का ए हो जाएगा। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य जो है यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, ठीक है। तो सार्वनामिक सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी, ठीक है। तो यह पुस्तक मेरी और वह तुम्हारी, ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से हैं? 16 का होगा ए ऑप्शन, सुंदर दास। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत जो है सुंदर दास है, ठीक है। सुंदर दास का जन्म जो है 1596 ईस्वी को जो है जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी जो है धौसा नगर से एक जो है खंडेलवाल, ठीक है, वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। ये वे जो है प्रसिद्ध संत जो है दादू वैल के शिष्य थे, ठीक है। दादू दयाल ने ही जो उनके रूप से प्रभावित होकर उनका नाम सुंदर रखा था। सुंदर दास की जो है छोटी बड़ी कुल 42 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ठीक है, सुख समाधि, स्वप्न, ठीक है, प्रबोध आदि है। फिर है कि दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में जो है ज्ञानाप्रयी शाखा के प्रमुख संत कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि 52 जो है पट रस्पी
पट रसिथी थे उनके कबीर दास, ठीक है, उनके जो है जिनमें गरीब दास, ठीक है, रज्ब और बखना, ठीक है, बखना मुख्य है, ठीक है। दादू के नाम से दादू पंथ जो है चल पड़ा था, ठीक है, ये अत्यधिक दयालु थे। नेक्स्ट 17 है कि कौन सा शब्द जो अर्क का अनेकार्थी शब्द है, तो ए ऑप्शन। तो देखिए इंद्र, यहाँ पे इंद्र जो है अर्क का अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। जैसे विष्णु का होगा ईश्वर, अंतहीन शेषनाग, चंद्रमा का चांद, हिमांशु सुधांशु, देवता का सूर्यदेव, ठीक है, सूर्यदेव, अजर, अमर। उसके बाद देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें तो कहता कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, 18 का होगा इसी ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो देखिए जिसका पहला पद अव्ययी और दूसरा पद प्राय संज्ञा हो, ठीक है, तथा समस्त पद भी अवयव हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति, ठीक है, नियम के अनुसार नियमानुसार, जन्म से लेकर आजन्म, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों के सामने प्रत्यक्ष। फिर है कि कर्मधारी जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, ठीक है, उपमेय और उपमान से मिलकर भी कर्मधारी बनता है, जैसे नील अंबर, ठीक है, नीलांबर, ठीक है। उसके बाद देखिए तो नीलांबर, तो यहाँ पे विशेषण प्लस विशेष्य है, ठीक है, नील विशेषण और अंबर जो है विशेष्य है, तो ये हो जाएगा कर्मधारी समास। नेक्स्ट 19 नंबर कहता विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन 4। तो देखिए विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण मनोहर जो है एक होनहार लड़का है, ठीक है, जहाँ होनहार विशेषण है वहाँ लड़का विशेष्य है, ठीक है। विशेषण के भेद की यदि देखें तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक खेल चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए बालक खेल चुका है, यह जो है वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान जो कार्य जो है अभी अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ हो वह जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या है, ये है, आ है शब्द रहते हैं। अपूर्ण वर्तमान तो क्रिया का वह रूप जिससे जो है यह बोध हो कि कार्य अभी चल रहा है अर्थात समाप्त नहीं हुआ है, बच्चा रोता रहा है, ठीक है, यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ठीक है, का प्रयोग होता है, जिससे राम बाजार जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल। फिर है कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है, बी ऑप्शन। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम में तू आप को छोड़कर अन्य जो है एवं अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। यह दुकान अच्छी है, वह बस काली है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक तो मूल सर्वनाम, यह वह कोई आदि, यौगिक सर्वनाम, ठीक है, तो जैसा कैसा ऐसा आदि। नेक्स्ट फिर है जो है किसका उच्चारण स्थान दंत है, 22 का बी 9। तो देखिए 9 का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। फिर दंती यानी जिन वर्णों का उच्चारण दांत और जीभ के स्पर्श से होता है, जैसे त, थ, द, ध, न और ल और स। फिर है कंठ, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और जिह्वा के निचली भाग के स्पर्श से होता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, र, ठीक है, कवर्ग, विसर्ग। फिर तालव्य, तो जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जिह्वा के स्पर्श से होता है, जैसे हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ यानी चवर्ग, य और तालव्य। नेक्स्ट है कि चिर का विलोम क्या होगा, तो 23 का ए नवीन। तो चिर का विलोम नवीन होगा, चिर का विलोम नवीन होगा। चिर शब्द का अर्थ होता है सदा, हमेशा, यानी जो बहुत दिनों से ही, ठीक है। नवीन शब्द का अर्थ होता है नया, नूतन। स्थिर का विलोम होगा अस्थिर, अचल का विलोम होगा चल। नेक्स्ट
फिर कहता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण 24 का सी ऑप्शन। तो देखिए निश्चित परिमाण जो है वाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 2 किलो घी। ठीक है, विशेषण जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के प्रमुख भेद हैं, एक तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं 10 किलो घी, 5 क्विंटल धान। 25 नंबर है कि सोना, धतूरा, गेहूँ। ठीक है, प्लस अनेकार्थी शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? 25 का सी ऑप्शन कनक। तो देखिए सोना, धतूरा, गेहूँ प्लस इन शब्दों के अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना तथा धतूरा। ठीक है, और देखिए कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए भोराई या वा पाए भोराई। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। फिर कहा था कि निम्नलिखित कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए पंडित का पर्यायवाची है आपको कोविद, ठीक है, मनीषी, प्राज्ञा एवं विचक्षण। ठीक है, विचक्षण। गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय आदि। 27 देखिए 27 से 30 तक पैसेज है। कहता है कि पूर्वजों ने एक तरफ जो है अनेक सांस्कृतिक जो है उत्तरदायित्व जो है विरासत में, कहता है विरासत में हिंदी है, तो दूसरी तरफ अनेक जीवन कार्यों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी सौंपा है। यदि हम अधिकारों पर हक जताएं और कर्तव्यों की अवहेलना करें तो समाज में जो अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारों और अधिकार तभी जो है शोभा देगा जब कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य भी पालना की जाएगी। जीवन मूल्य किसी भी समाज की नींव की ईंट है, समाज का मेरुदंड, समाज का आदर्श। इन जीवन मूल्यों में अनास्था का अर्थ है कि इनका ह्रास, पतन, नैतिकता की गिरावट, इनके गिरने का अर्थ है समाज की नींव हिलना। यदि समाज का अस्तित्व मिटा तो जो है व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है? तो बी ऑप्शन, यानी समाज का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीवन मूल्यों के बारे में सच नहीं है, समाज का अधिकार। नेक्स्ट 28 नंबर है कि समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है? 28 का सी। तो देखिए जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? 29 का सी ऑप्शन, यानी आस्था। तो अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द है आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है? सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर। ठीक है, जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर जो है मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो 29 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, तो अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द है आस्था। ठीक है, आस्तिक जो होता है ये ईश्वर में विश्वास रखने वाला का विलोम। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला ये हुआ आस्तिक। नास्तिक होता है कि जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो। ठीक है, उसके बाद धर्मी का विलोम होता है आपको अधर्मी। कर्मठ का विलोम आलसी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।